नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार आप लोगों के बीच फिर से मुद्दा अक्सर मैं बोला करता था, मुद्दा मोदी। नरेंद्र मोदी ही देश की समस्या है, नरेंद्र मोदी ही देश की पनौती है, नरेंद्र मोदी ही देश को बेच रहे हैं, खा रहे हैं। मेरा मुद्दा सिर्फ नरेंद्र मोदी होते थे, लेकिन दोस्त अब धीरे धीरे मुद्दा शिफ्ट हो रहा है। सच तो यह है कि मुद्दा अब गौतम अडानी है, क्योंकि गौतम अडानी सरकारी माफिया है, गुजराती माफिया है। और सरकार इस समय गुजरात लॉबी की है, यानी गुजराती माफियाओं की है। देश इस समय गुजराती माफिया चला रहे हैं। और आप जानते हैं माफियाओं का सिंडिकेट होता है, सिंडिकेट जिनमें 100-200 माफिया होते हैं और उनका चीफ, उनका सरदार कोई होता है। तो वो मतलब सरकारी माफिया गौतम अडानी हैं, माफियाओं के, गुजराती माफियाओं के चीफ गौतम अडानी हैं। कहने के लिए आपके सामने एक मुखौटा रखा गया है, एक शिखंडी रखा गया है, नरेंद्र मोदी। दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे और आपके लिए, गौतम अडानी के लिए तो वो चपरासी हैं, तो जेब में रहते हैं नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के। और अब बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया से आप लोग, क्योंकि गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, गोदी मीडिया यानी डाबर मीडिया यानी सुपारी मीडिया। तो सुपारी मीडिया तो देश से आप लोगों को खत्म करने निकला है, यानी आम आदमी को खत्म कर देना चाहता है, यानी आम आदमी को मिटा देना चाहता है, गरीबों को मिटा देना चाहता है। और गरीबों को मिटाकर ही गरीबी खत्म करने का प्लान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वही काम, खैर जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वही काम गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया करता है। तो वो आपको नहीं बताएगा, लेकिन सच यही है कि गौतम अडानी ही अब सब कुछ है। और ये बात आपको दूसरे राष्ट्रवादी पत्रकारों के द्वारा, यूट्यूबरों के द्वारा, या जो भी चैनल्स कम से कम बोलने की हिम्मत जिनमें बची है या बोल पा रहे हैं बेचारे, उनके द्वारा आप तक पहुंचा होगा। यह निश्चय है कि आप ये जान चुके होंगे कि गौतम अडानी ही सब कुछ हैं। सरकार गिराते हैं, सरकार बनाते हैं, नेताओं को खरीदते हैं। मोदी जैसे तो उनके पॉकेट में रहते हैं, न जाने कितने मोदी उनके पॉकेट में पड़े हैं अडानी के। सारे निर्णय भारत के, आपके, हमारे देश के समस्याओं के, गरीबी की, बेरोजगारी की, भूखमरी की, और माने सब कुछ, सारे निर्णय अगर हो रहे हैं तो वो गौतम अडानी के कार्यालय से, यानी वो निर्णय जो आ रहे हैं, आप पर थोपे जा रहे हैं, वो सब कुछ गौतम अडानी कर रहे हैं। और पहले भी ये बात कई बार बहस का मुद्दा बन चुकी है कि किसान बिल गौतम अडानी लाए थे, उस सबसे पहले भूमि अधिग्रहण बिल गौतम अडानी लाए थे। देश में जो पॉलिसी बनती है वो गौतम अडानी के लिए बनती है। देश में जो टेंडरिंग पॉलिसी है या बिजनेस इधर से उधर करने की पॉलिसी है, देश को खरीदने और बेचने की पॉलिसी है, देश के संस्थानों को बेचने खरीदने की पॉलिसी है, देश के खनिज और संपदा को बेचने और खरीदने की पॉलिसी है, देश को चलाने की पॉलिसी है, देश को बनाने और बिगाड़ने की पॉलिसी है, देश का रिश्ता दूसरे देशों से कैसा रहेगा उसको बनाने बिगाड़ने की पॉलिसी है। कहने का मतलब सारा मंत्रालय आपको देखने के लिए दिल्ली में, आप जानते होंगे दिल्ली में है, राजधानी दिल्ली में है भारत की। लेकिन राजधानी, राजभवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, सब कुछ अडानी का घर है। सारे निर्णय अडानी के घर से होता है और सारे निर्णय अडानी लेते हैं। मोदी जी कह चुके हैं कि वो चपरासी हैं, हालांकि आपसे उन्होंने कहा था कि वो आपके चौकीदार हैं। सच तो ये था कि चौकीदारी वो अडानी की करते थे, कर रहे हैं, ये आपको भी दिखाई दे रहा है। मेरे दोस्त, महाराष्ट्र के चुनाव से ये बातें सामने आई हैं कि गौतम अडानी ही सारे निर्णय लेते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, गौतम अडानी और कितने निर्णय लेते हैं मेरे दोस्त। न्यायपालिका, आप समझ रहे हैं, न्यायपालिका गौतम अडानी चलाते हैं। इसीलिए तो गौतम अडानी के खिलाफ न्यायपालिका से कोई न्यायपूर्ण निर्णय नहीं आया। गौतम अडानी
एक माफिया हैं, एक क्रिमिनल हैं, एक ड्रग पैंडलर हैं, एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक ड्रग इंपोर्टर हैं, फिर भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, सीबीआई, आईटी, किसी ने अडानी के घर का दरवाजा नहीं खटखटाया। खटखटाते कैसे? क्योंकि अडानी को ही तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं। अडानी ही मालिक है, अडानी ही प्रधानमंत्री है, अडानी ही सब कुछ है। तो जब अडानी को ही रिपोर्ट करना है, चलिए एक बात बताइए, न्यायपालिका में जो जज नियुक्त हो रहे हैं वो अडानी नियुक्त कर रहा है। न्यायपालिका के और छोटे से नीचे से लेकर ऊपर तक जितनी नियुक्तियां हो रही हैं जजों की, सब कुछ अडानी कर या करवा रहा है। सचिवालय में जितने सचिव बनाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, सब अडानी के हैं। अडानी के चपरासी थे कभी, तो वहां जाकर के सचिव बन गए। कहने का मतलब अगर न्यायपालिका से शुरू करें तो न्यायपालिका में अब अडानी ही अडानी है। अडानी के चपरासी न्यायपालिका की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। आपके साथ क्या न्याय करेंगे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए मेरे दोस्त। और अब तक आपने देखा होगा कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है। न्याय हो भी कैसे सकता है? और इतने, मैंने कहा कि इतने अपराधों के बाद भी एक भी न्याय की कलम से अडानी के खिलाफ जिस कलम में एक शब्द लिखने की हिम्मत नहीं हुई, वो आपके लिए न्याय क्या करेगा? इससे आपको पता चल गया होगा कि सारी न्यायपालिका अडानी चला रहा है। सारी न्यायपालिका अडानी को रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आते हैं कार्यपालिका की। डीएम हो, एसडीएम हो, या कार्यपालिका में पुलिस डिपार्टमेंट हो, बाकी और सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो भी सिस्टम को चलाते हैं। सचिवालय की बात मैंने कर ही दी। तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, ये सब के सब अडानी के निर्देश पर अपॉइंट हो रहे हैं। अडानी के सिलेक्शन पर ही वो उन कुर्सियों पर भेजे जा रहे हैं। अडानी ही सारे निर्णय ले रहा है। पूरा सिस्टम जो भारत सरकार के रूप में चल रहा है, चला रहा है, ईडी हुआ, सीबीआई हुआ, आईटी हुआ, चुनाव आयोग हुआ, या और भी दूसरे संस्थान जो सरकार को चलाते हैं, देश विदेश के कार्यभार को संभालते हैं, सबके सब अडानी को रिपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो ईडी को हिम्मत नहीं होती अडानी का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। इसीलिए तो आईटी या ईडी की हिम्मत नहीं होती, सीबीआई की हिम्मत नहीं होती, या दूसरे और सिस्टम्स की हिम्मत नहीं है कि अडानी के खिलाफ कोई बोल सके, किसी को पकड़ सके। या आपको पता ही होगा कि टन्स ऑफ टन्स जब ड्रग पकड़े गए अडानी के पोर्टों से, उन अधिकारियों को ही पता नहीं क्या कर दिया गया, कहाँ खपा दिया, कहाँ गायब कर दिया गया। अंदाजा लगा सकते हैं। जब सारा सिस्टम अडानी को रिपोर्ट कर रहा है, उस स्थिति में अडानी के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? मैंने कहा न्यायपालिका अडानी चला रहा है, तो न्यायपालिका से उसके खिलाफ कोई निर्णय कैसे आएगा? कार्यपालिका अडानी चला रहा है, कार्यपालिका के शीर्ष पर बैठे नेता और यहां तक कि सारे मंत्री जब अडानी को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो अडानी के खिलाफ वो कार्रवाई या जांच कैसे कर सकते हैं? अडानी एक सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर है भारत का। आपके लिए, हमारे लिए सिर्फ जुमले छोड़ने के लिए, झूठ बोलने के लिए, मक्कारी भरी बातें करने के लिए, या आपको गाली देने के लिए, मां बहन बेटियों की गाली देने के लिए नरेंद्र मोदी है। आपके घर पे आके, आपके सामने मंच पे चढ़ के नरेंद्र मोदी आपको बेटी की गाली दिया। आपकी बेटी छीन रहे हैं, यानी आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है, छीन चुकी है, छीन गई है, छीन रहे हैं। इतनी बड़ी गाली देने के बाद भी आप ताली बजा रहे थे। अज्ञानता में या जानबूझकर, कायरता में, यह मैं नहीं जानता। ये तो आप सोचिए या समझिए। क्या नरेंद्र मोदी ने आपको गाली नहीं दी थी? बेटी की गाली सीधे कि आपकी बेटी छीन रहे हैं, यानी आपकी बेटी छीन चुकी है, छीन रही है। छीन रही है का मतलब समझ रहे हैं ना? आपकी बेटी कोई उठा के लेके गया, आपकी बेटी से रेप किया, आपकी बेटी को फेंक दिया, आपकी बेटी को मार दिया, आपकी बेटी को हड़प लिया, न जाने कौन कौन सा, कितने अर्थ आप लगा सकते हैं। जो भी लगाइए सब इसमें आता है, आपकी बेटी छीन रही है। इतनी बड़ी गाली देने के बाद उसके लिए अगर आप ताली बजाते हो तो आपके बुद्धि और विवेक का क्या ही कहना। सिर्फ एक नहीं, फिर वोट भी वैसे ही दिए होंगे।
गाली देने वालों को ही वोट दिए होगे। और जब वोट उसी को दिए होगे, नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उसने तो शर्त रख दी कि आपकी बेटी छीन रहे हैं, बचाना चाहते हो अपनी बेटी को, तो हमको वोट दे दो। हालांकि वो बचाने का कितना काम करता है, ये मणिपुर के उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आज बात अडानी के सिस्टम की, तो आपके सामने मूर्ख बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, आपको बरगलाने के लिए, आपको जुमले सुनाने के लिए, आपको इसके लिए मोदी है सामने से पॉकेट में रख करके रखा है। अडानी जब चाहता है निकालता है और आपके सामने कर देता है, और आप उसी में उलझ जाते हो, उसे नेता मान लेते हो। वो पता नहीं, वो भी उसी माफिया सिंडिकेट का एक सदस्य है। कौन? आपका नरेंद्र मोदी, और तो बहुत से हैं। तो कहने का मतलब न्यायपालिका अडानी चलाता है, कार्यपालिका अडानी चलाता है। अब अडानी इतने खतरनाक काम कर रहा है, इतने घोटाले कर रहा है, इतने लूटपाट कर रहा है, देश को लूट रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपकी सरकार चला रहा है, आपकी सरकार गिरा रहा है, आपकी सरकार बना रहा है, आपके एमएलए खरीद रहा है, आपको खरीद रहा है, आप बिक रहे हो। और ये सब कुछ अडानी कर रहा है, आपको पता नहीं है। आप जानते हैं क्यों पता नहीं है? इसलिए क्योंकि जिस मीडिया के जरिए आपको पता चलेगा, जिस माध्यम से आप जान सकते हो कि आपके साथ कितने बड़े बड़े कारनामे अडानी कर या करवा रहा है, अपने डाबरों के जरिए। भारत की विधायिका जो है, नरेंद्र मोदी जैसे लोग अडानी के सामने डाबर हैं, यानी पाले हुए चौकीदार भी अब नहीं रहे। कोई औकात नहीं है अडानी के सामने, आपके अपने जिन्हें आप नेता मानते हो, उन डाबरों की। और यह बात सामने आ रही है, आप भी जानते हो। तो कहने का अर्थ यह है कि आपके साथ जो हो रहा है वो आप ना जानो, आप समझ ना पाओ, आप देख ना सको। इसके लिए अडानी मीडिया चला रहा है, यानी मीडिया अडानी का है, अडानी को रिपोर्ट कर रहा है। जो अडानी का नहीं है वो भी चलो अंबानी का है। ये सभी गुजराती माफिया हैं, एक सिंडिकेट चलाते हैं। इस सिंडिकेट का चीफ अडानी है। तो अंबानी में हिम्मत है कि वो आपको बताएगा, या अंबानी का चैनल अडानी के खिलाफ बोलेगा कि उसके यहां से ड्रग पकड़ा गया, उसने आपके साथ ये कर दिया, उसने आपका ये लूट लिया, उसने आपका ये जला दिया, उसने आपका ये छीन लिया? बोलेगा? नहीं बताएगा। यानी मीडिया भी उसी माफिया सरगनाओं का है, गुजराती माफिया सरगनाओं का है। तो आप तक सूचना ही नहीं पहुंचेगी, यानी आपकी आंख पहले ही बंद कर दी गई। आप देख सकते हैं, देखेंगे कैसे? आप देखेंगे तो मीडिया के माध्यम से। आपके हर घर में टीवी है, हाथ में मोबाइल है, जैसे भी है, जो भी माध्यम है, उस माध्यम से आप देखेंगे। देखने के लिए आपकी आंख बंद कर दी गई। पापी यानी डाकू, चोर, लुटेरे, माफिया जब वही है, और उन्हीं का मीडिया है, उन्हीं के मीडिया को आपको देखना है, यानी गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया, तो वो वही दिखाएंगे जो दिखाने के लिए अडानी कहेगा। तीसरा माध्यम, मैंने कहा लोकतंत्र के 4 पाए होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। आपने देख लिया, कार्यपालिका अडानी को रिपोर्ट कर रहा है, न्यायपालिका अडानी अपॉइंट कर रहा है, अडानी को रिपोर्ट कर रहा है, विधायिका पर आते हैं मीडिया अडानी का ही है, या जिसका भी है वो अडानी को ही रिपोर्ट कर रहा है। अगर किसी और का है तो भी वो अडानी को ही रिपोर्ट कर रहा है, अडानी के कहने पर ही काम कर रहा है। यानी अडानी ही आपका गला काट रहा है, और अडानी ही आपको ये बताने नहीं दे रहा है, समझने नहीं दे रहा है, देखने नहीं दे रहा है कि चाकू तो अडानी के हाथ में है, गर्दन वो आपकी काट रहा है। आपको पता कैसे चलेगा? अडानी गला काटेगा आपका, और अडानी ही बताएगा कि नहीं, गला तो मैं नहीं काटा है, अपने चैनलों से। यानी गुजराती माफिया सिंडिकेट आपका गला भी काटेंगे, आपकी रोजी रोटी भी छीनेंगे, और आपको बताएंगे भी कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। नहीं बताएंगे। यानी जब मीडिया उन्हीं का है तो कैसे बताएंगे? यानी तीसरे माध्यम पर भी, यानी मीडिया पर भी पूरा का पूरा कब्जा इन्हीं गुजराती माफियाओं का है, इन्हीं सिंडिकेटों का है, इन्हीं सिंडिकेट के सरगना का है। वो उनको रिपोर्ट करेंगे, आप तक सूचना पहुंचने ही नहीं देंगे, आपको समझने ही नहीं देंगे, आपको जानने ही नहीं देंगे।
आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी पूरे देश के पेरेंट्स को, यानी पूरे देश के बेटी के बापों को, मां के भाइयों को, मां के बेटों को, बीबी के पतियों को, सबको गाली दे रहा है कि आपकी बेटी छिन गई। एक बेटी किसी की बेटी होती है, किसी की बीबी होती है, किसी की मां होती है, किसी की बहन होती है, यानी सबको गाली दे रहा है मंच से, आपकी बेटी छिन रही है और आप तालियां बजा रहे हैं। यानी सूचना, यानी आपके आंखों पर पट्टी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपके कानों पर ढक्कन लगा दिया गया है, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है, और डरा धमका करके, लालच दे करके आपका मुंह भी बंद कर दिया गया है। यानी गांधी जी के बंदर बना दिए गए हो आप बोलोगे क्या, आप सुनोगे क्या, आप समझोगे क्या? आज मैं अडानी के बारे में जो कह रहा हूं आपको समझ में शायद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके कान बंद है, आपकी आंख बंद है, आपकी जुबान भी बंद है। कैसे समझोगे? चलिए, लोकतंत्र का 3 पाया अडानी की जेब में है। चौथा पाया यानी विधायिका। मेरे दोस्त, विधायिका को ही खरीद करके तो अडानी किंग बना है देश का। अडानी किंग कैसे बना? आपके मोदी को खरीद कर, यानी विधायिका को खरीद कर। आप जिसको चुनते हो वो किसी और पार्टी में होता है, लेकिन अडानी नोट लहराकर अपनी पार्टी में कर लेता है। यानी जिसको अडानी चुनता है, जिस पार्टी को, उसी की सरकार बनती है। पैसे से खरीद लेता है, डरा के खरीद लेता है, ईडी, सीबीआई, आईटी भेज करके डरा कर अब पक्ष में कर ले, यानी सब कुछ अडानी कर रहा है। ये तो क्लियर है। कहने का मतलब मुद्दा शिफ्ट हो चुका है, बात शिफ्ट हो चुकी है। आज बात अडानी की, और आज आगे से आप अडानी के अलावा मैं कभी किसी विषय पर नहीं बोलूंगा। आज अब तक नरेंद्र मोदी के अलावा मैं किसी विषय पर नहीं बोलता था, क्योंकि मोदी को जब प्रधानमंत्री नहीं थे, बनने की कोशिश में घूम रहे थे, 2010 से लेकर 2014 तक उनके ही आसपास में रहा। मैं नहीं समझ पाया। पढ़ा लिखा हूं और इंटायर पॉलिटिक्स के झूठे डिग्री होल्डर हैं नरेंद्र मोदी। फेल, चौथी फेल। फिर भी मैं उनकी चालों को नहीं समझ पाया, शक हो रहा था। और मुझे नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, हमारे आसपास के बहुत से लोगों को, भारत स्वाभिमानियों को शक हो रहा था, जो कानिया रामदेव के द्वारा डाइवर्टेड या कन्वर्टेड या आंखों पर पट्टी बनाकर बांधकर बैल बना दिए गए थे हमारे जैसे लोग, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे थे। राजीव दीक्षित के भाषणों को सुनकर कानिये यानी रामदेव के साथ अटैच हुए और रामदेव से के साथ मिलकर के नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी जैसे खतरनाक अपराधी के लिए काम कर रहे थे। समझ नहीं पाए हम भी। हमारे बीच विषय होता था, यहां तक कि तू मैं हो जाती थी, यहां तक कि कानिये रामदेव से भी लड़ाई हो जाती थी। लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी विश्वास के काबिल नहीं है, क्योंकि राजीव दीक्षित स्वदेशी के प्रवर्तक थे, जबकि नरेंद्र मोदी विदेशियों का सबसे बड़ा हामिकार। तो यह विषय चलता था संघर्ष का, लेकिन कानिये रामदेव हमेशा पानी डालकर ठंडा कर देते थे। एक बात कहकर के, एक बात बोलते थे, जब बहस का मुद्दा एकदम गर्म हो जाता था तो ये कानिया सामने आता था और कहता था कि तो क्या चाहते हो आप लोग, मेरे भारत स्वाभिमानियों, क्या चाहते हो आप लोग? पतंजलि पर बुलडोजर चल जाए, कांग्रेस फिर से आ जाए? बस इसी का डर दिखा करके सबको मुंह बंद करा देता था और फिर से लोग मोदी के लिए कोलू का बैल बन जाया करते थे। बड़ा अफसोस है उस समय को सोचकर, और हमारे जैसे लोग, जितने लोग भी कानिये के चक्कर में पड़ करके, राजीव दीक्षित की बातें सुन करके, स्वदेशी से प्रभावित होकर के इस अपराधी के लिए काम कर चुके हैं, उन्हें शायद उस 2-4 सालों का अपनी जिंदगी में वो कभी अभी हमेशा हिसाब मांगते रहेंगे, हमेशा अफसोस करते रहेंगे, जैसे मैं आज करता हूं। चलिए, अपना रोना छोड़ देते हैं, अपना अफसोस अपने घर पे रखते हैं, अपनी जेब में रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं। छोड़िए उस बात को, बात तो आपकी हो रही है।
लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना 25 को बना, 27 2 दिन बाद जब उसने काले धन को अंडरग्राउंड कर दिया, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का कोई प्रयास नहीं किया, उसके तौर पर जाकर के कोई निर्णय नहीं लिया, जो वादा किया था, सिर्फ वो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लगभग सारे बड़े नेता, अभी भी मेरे पास प्रमाण है विद साइंड, सारे बड़े नेता जो वादा किया था उसको छोड़ करके जब वो देश को धोखा देना शुरू कर दिया 2 दिन के बाद से ही, तब से मैं विरोध करने लगा। धीरे धीरे बहुत से लोगों ने भारत स्वाभिमान छोड़ दिया और नरेंद्र मोदी के विरोध में झंडा उठा लिया। भले ही आज वो कुछ नहीं कर पा रहे हो, भले ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसा भस्मासुर बन गया जो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा उसे भस्म कर डालेगा, ऐसी स्थिति बन गई। तो क्या करेगा? लेकिन आज जो जहां है नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाता है, क्योंकि सबको शक था कि नरेंद्र मोदी विश्वसनीय आदमी नहीं है। रामदेव के चक्कर में सब कुछ हुआ, खैर वो छोड़ दीजिए, फिर से वही बात कह रहे हैं मेरे दोस्त। आज मुद्दा है अडानी। हम लोग वोट देते हैं नरेंद्र मोदी को देखकर, आप अपने नेता को देखकर, या आपके सामने जो आपका चुनाव चिन्ह लेकर या आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने की बात कहकर जो उसको हम वोट देते हैं, लेकिन वो वोट उसको मिलता भी नहीं, मिलता भी है तो जीतता नहीं, जीतता भी है तो बाद में बिक जाता है, यानी खरीद लिया जाता है, बिकता नहीं है। हर आदमी में थोड़ी बहुत आत्मसम्मान बाकी होता है, वो नहीं चाहता बिकना, लेकिन बिकना पड़ता है, वरना मार दिया जाएगा, वरना खत्म कर दिया जाएगा, वरना जेल में डाल दिया जाएगा। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के 80% नेता मार काट जेल के डर से भारतीय जनता पार्टी में पड़े हुए हैं और गए भी हैं। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। यानी गुजरात लॉबी, गुजराती माफिया इस देश के विधायिका को भी कंट्रोल कर रखा है। यानी आज आप सरकार चुन ही नहीं सकते, जिसको चुन रहे हैं वो भी आपका नहीं है, मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसके पास भी बाल बच्चे हैं, उसे भी जीना है, उसे भी जेल में नहीं बाहर रहना है, तो क्या करेगा वो? कहने का मतलब यह है कि देश का दुश्मन, आपका दुश्मन आपके सामने है, नरेंद्र मोदी के रूप में, अडानी के रूप में, गुजराती माफियाओं के रूप में आपके सामने है। आप देख रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इन सब की शुरुआत कहां से हो रही है? आखिर वोट तो आप ही डाल रहे हैं। बात होती है कि आप लोग कहते हैं कि फ्री दे करके, फ्री ये दिया, फ्री वो दिया, ये देंगे, इतने रुपए आपको दे देंगे, बेरोजगार लोगों को इतना दे देंगे, बूढ़े लोगों को इतना दे देंगे, महिलाओं को इतना दे देंगे। ये सब भीख की तरह आपके तरफ फेंकते हैं और आप उसी को देखकर वोट दे देते हैं। अब इसमें किसी पार्टी को जिम्मेदारी कैसे, उसके ऊपर ये बात कैसे कही जाए कि वो गलत है? अब अगर बीजेपी आपको कुछ लालच दे करके और उसी लालच में फंसकर आप वोट भी कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी उसी तरह से बात करेगी, क्योंकि उसे पता है कि आप लालच में फंसकर उसे वोट कर देंगे। वो आपको बचाना चाहती है। अगर कांग्रेस आपको ईमानदारी से बचाना चाहती है तो उसे भी आपको लालच देकर ही अपनी तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप ईमानदारी से वोट नहीं दे रहे। आप वोट देने से पहले फ्री की बात सोचते हैं, आप वोट देने से पहले फ्री ये मिलेगा, फ्री वो मिलेगा, फ्री वो मिलेगा, फ्री वो मिलेगा, इसके बारे में सोचते हैं, आप वोट देते हैं। जो सही है उसको भी गलत तरीका अपनाना पड़ता है आपसे वोट लेने के लिए, फिर भी शायद आप वोट देते हैं। देते भी हैं कि नहीं देते हैं? नहीं भी देते हैं तो भी छीन लिया जाता है। आप चुनते हैं किसी और सरकार को, सरकार किसी और की बना दी जाती है। गौतम अडानी बनवा देता है अपने घर में मीटिंग करके। शरद पवार, अजीत पवार या ऐसे न जाने कितने अवार पवार डवार सवार, सबके सब एक डाबर की तरह नतमस्तक हैं या उसके चरणों में पड़े हुए हैं अडानी के। देश के दुश्मन को अगर आप पहचान लिए, अगर आपको यह समझ में आ गया कि गुजराती माफिया, गुजराती सिंडिकेट, गुजराती डाकू चोर आपको बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं, आपसे सब कुछ आपका छीन रहे हैं, आपकी रोजी रोटी, आपका रोजगार, आपका दाना पानी, सब कुछ, अगर आपको लग रहा है, आपको भी समझ में आ गया कि अपराधी कौन है, तो उस हिसाब से वोट कीजिए। अगर आपने समझ गए, आपको समझ में आ गया, तो फिर उसको वोट मत दीजिए। कुछ फ्री मिल जाएगा, कुछ किसानों को कुछ मिल जाएगा, युवाओं को कुछ मिल जाएगा, या अगर
महिलाओं को कुछ मिल जाएगा, इसके लिए आप वोट मत कीजिए, क्योंकि वो आप अपनी जेब से नहीं दे रहे, अपने बाप की कमाई नहीं दे रहे, अपने बाप के घर से लाके नहीं दे रहे, वो आपका पैसा दे रहे हैं। आपका ही पैसा भीख की तरह आपके मुंह पर मारते हैं और आप उसी भीख को हंसकर स्वीकार करके अपना वोट दे देते हो। ऐसा मत करो। सोचो, आपके सामने आता है, आपको गाली देता है, फिर भी आप ताली बजाते हो और उसको वोट कर देते हो। समझने की जरूरत आपको है, पहचानने की जरूरत, और अगर पहचान में आ गया तो उसके आधार पर वोट करो। आप किसी अपराधी को क्यों वोट दे रहे हो? जो अब चलिए, अब अगर आप समझ ही गए हैं कि जब सब कुछ अडानी है तो अडानी को ही प्रधानमंत्री बना दो। क्या जरूरत है शिखंडी की? क्या जरूरत है नरेंद्र मोदी की? यह आप कर नहीं सकते। अडानी सारा खेल पीछे से खेलेगा, आपकी जेब पीछे से काटेगा। देश की सारी संपत्ति, रेल भेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, सब कुछ तो ले लिया, बिजनेस, सब कुछ भी नहीं बचा है आपके पास, सब कुछ अडानी का हो गया। अब इसके बाद भी अगर आपको समझ में आ गया हो, कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, लड़ाई आज सर्वहारा और पूंजीपतियों में है, पूंजीवाद में है, सर्वहारा और पूंजीवाद में। आप हम जैसे जीवन को चलाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उनमें, और पूंजीपतियों में है, जिनको छप्पड़ फाड़ आपका और हमारी कमाई, आपका हमारा बीच जो दलाल है वो ले जाकर के दे रहा है, यानी नरेंद्र मोदी। तो लड़ाई सीधे अडानी और हमारे और आपके बीच है। हम और आप मिलकर के अडानी से लड़ रहे हैं। शिखंडी को बगल में करो, सीधी लड़ाई अडानी से लड़ो, वोट उसी को दो, फ्री का मत देखो। जब पता चल गया कि जब पूरा देश लूट रहे हैं गुजराती माफिया, सिंडिकेट बना करके, एक होकर के, कटेंगे और बटेंगे का नारा लगा करके, एक है और सेफ है का नारा लगा करके, आपको समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अगर समझ गए हैं तो देश आपका है, इसे बचाने के लिए वोट करो, सरकार बनाने के लिए नहीं, क्योंकि सरकार तो आप बना ही नहीं पाओगे। आप सरकार बनाओगे वो बिगाड़ देंगे। एक मुश्त लड़ाई लड़नी होगी। भारत को आजाद कराने के लिए 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब जाकर भारत आजाद हुआ था। उनमें से एक भी, शहीद होने वालों की बात कर रहा हूं, एक भी ये गुजराती माफिया नहीं थे। सीमा पर बंदूक लेकर इस देश की रक्षा के लिए, हमारी आपकी रक्षा के लिए, कहीं कोई ये गुजराती माफिया शहीद होने नहीं जा रहे हैं। शहीद नहीं हो रहे हैं, आपने भी नहीं सुना होगा। आजादी के बाद, आजादी के पहले 1000 साल का इतिहास देख लीजिए, कभी ये तलवार नहीं उठाए हैं देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान की रक्षा के लिए। ये तो हमेशा जो बाहरी आते थे उनसे हाथ मिला लेते थे और देश को उल्टा बरगला करके उसे गुलाम बनवाते थे। गेटवे ऑफ गुलामी अगर है तो यही गुजराती माफिया हैं। खैर, अब इतनी बात समझ में आ गई तो एक और अंतिम बात समझ लीजिए कि भारत में फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले 80 to 90% यही गुजराती माफिया हैं। और आपके साथ आज भी हर्षद मेहता, केतन पारेख जैसा हाल होने वाला है, हो रहा है। आपके साथ नितिन संदेशरा, ललित मोदी, नीरव मोदी जैसा आप ये लोग हैं। कब अडानी देश छोड़ देगा आपको पता नहीं लगेगा। अब तक जितने भागे हैं ना लेकर के, वो छोड़ दीजिए। भारत की पूरी जीडीपी, भारत की पूरी इकोनॉमी लेकर के ये भागेगा। जब भागेगा तो अडानी, जब भागेगा ये भारत की पूरी इकोनॉमी लेकर भागेगा। कई लाख करोड़ हिल जाएगा भारत। समय है, बचा सको तो बचा लो इस गुजराती माफिया से, इस देश को। समझ में आ जाए बात तो सोचना, सोचकर वोट करना